Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of reproduction in some of the important members of fungi like ascomycete, basidiomycete and deuteromycete. So in this lecture we will discuss about these important divisions of fungi, as well as we will discuss about the important short questions and the important long question of these topics, and we also discuss some of the important MCQs regarding these important topics, और इसके अलावा हम इनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर न्यू टू दिस channel, you may like the video and subscribe the channel for upcoming videos regarding different topics on the subject of biology from Sargodha board as well as federal board biology. So अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने जो डिस्कशन की थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के हवाले से की थी कि फंजाई किस किस्म का ऑर्गेनिज़म है. न्यूट्रिशन के हवाले से बॉडी फॉर्म हमने डिस्कस की, इनकी हैबिटाट्स डिस्कस की, क्लासिफिकेशन डिस्कस की, ज़ाइगोमाइसीड्स और राइजोपस को डिस्कस किया. अब हमने अपकमिंग जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है. सो एस्कोमाइसीड्स जो हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. इनको सैक फंजाई भी कहा जाता है. रीज़न क्या होता है? बेसिकली ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एस्कस कहते हैं, जो इस किस्म का सैक की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी इसकी एक ही यही ओपनिंग है जिसको हम माउथ रीजन कह रहे होते हैं. और यहाँ इसमें नंबर ऑफ स्पोर्स जो हैं वो अरेंज होती हैं इस तरह से, ठीक है. सो इनको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टोटल 8 स्पोर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है एस्कोस्पोर्स का, और इसी रीज़न की वजह से इनको नाम दिया जाता है एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई का. सो दैट वाज द नेमिंग रीज़न ऑफ एस्कोमाइसीड्स. यहाँ पर ऑलमोस्ट 60,000 स्पीशीज़ हैं जिनमें से 50% या इससे ज़्यादा जो है वो लाइकन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं. कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेंबर्स हैं लाइक मॉरल्स जो कि माइकोराइज़ा भी करते हैं, यानी सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं 50%, और 50% जो है वो एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ गुजारते हैं. ज़्यादातर स्पीशीज़ इनकी टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन कुछ मेरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी हैं. इनमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को अगर देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल यूनिसेलुलर जीज टूवर्ड अ लार्ज मल्टीसेलुलर क्लब फंजाई और मॉरल्स जो हैं ये मौजूद होती हैं. ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं. अब होता क्या है कि बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने एस्कस कहा है, ठीक है. सिंगल है तो एस्कस, और मल्टीपल होंगे यानी पूरी बॉडी के अंदर होंगे तो उनको हम एस्काई कहते हैं प्लूरल के लिए. इसमें एक ही सेल था जिसको हम नाम दे रहे थे स्पोर मदर सेल. अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस, ठीक है. अब मियोसिस जब इसके अंदर होगी तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है कि जब एक सेल मियोसिस करता है तो वो 4 हैप्लॉइड जो है वो सेल्स बना देता है, ठीक है. अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स इसके अंदर बनेंगे उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, ठीक है. इनको हम नाम क्या दे रहे हैं? एस्कोस्पोर्स का. अब ये जो एस्कोस्पोर हैं, हर एक एस्कोस्पोर जो है वो एक दफ़ा करेगा माइटोसिस, ठीक है. सो माइटोसिस की वजह से क्या होगा, एक सेल अगर डिवाइड करेगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. 4 सेल अगर माइटोसिस करेंगे सो ऑब्वियसली वो सेल्स क्या हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे टोटल 8 सेल्स के अंदर. सो इस तरह से क्या होता है कि ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं तो ये 8 सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं इस तरह से, ठीक है. और इनको हम नाम क्या देते हैं? एस्कोस्पोर्स का. सो टोटल जो स्पोर्स होती हैं इसके अंदर वो कितने होते हैं? 8 एस्कोस्पोर. सबसे पहले क्या होगी कि स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी जिसके रिज़ल्ट में जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे एस्कोस्पोर्स. वो एक दफ़ा माइटोसिस करेंगे तो 4 सेल हैं, माइटोसिस करेंगे तो 8 हो जाएंगे. टोटल 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो इस तरह से बन जाएंगे. इसके अलावा ये जो एस्कोकार्प होती है, ठीक है, स्काई जो है ये एस्कोकार्प होती है, ये विजिबल होती है सिर्फ और सिर्फ मॉरल्स के अंदर, यानी स्ट्रक्चर ज़रा लार्ज होता है. हाइफी जो है इन एस्कोमाइसीड्स की वो सेप्टेट ही होती है. इनमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ मौजूद होता है, और एसेक्सुअली जो है ये कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक अगर हम कहते हैं कि ये इनकी फिलामेंट थी और ये सेप्टेट फिलामेंट थी, ठीक है, और हमने कहा कोनिडिया के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ से एक फिलामेंट जो है इनके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाएगी इस तरह से
कि ये जो है ना मेन जो फिलामेंट होगी ये इस तरह से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से सेल्स अरेंज हो जाएंगे जिनको हम नाम देते हैं कोनिडिया का, ठीक है। सो ये इस किस्म की एक डिवीज़न इनके अंदर होती है। अब इनमें अगर हम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की बात करते हैं सो हमेशा आपने याद रखना है कि जितनी भी फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती है जिसके अंदर जो है ये हम कहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट फंजाई होती है जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके बारे में हमने क्या चीज़ मेंशन की है। दे आर derived फ्रॉम ऑल द 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई, यानी कि टोटली ये डिफरेंट होती है लेकिन ज़्यादातर इसकी एक्टिविटीज़ है एस्कोमाइसीट की तरह होती है तो हम इसको एस्कोमाइसीट कहते हैं, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के थ्रू, जो कि हमने लेक्चर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन इनकी किस तरह से होती है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है या वहाँ से कोई पॉइंट नोट करना है सो बेटर है कि आप पहले रिप्रोडक्शन का लेक्चर 2 नोट करें, फिर उसके बाद आप लेक्चर 3 नोट करें एंड देन आप ये लेक्चर 4 नोट करें तो आपको बहुत आसानी होगी टॉपिक को समझने में, ठीक है जी। यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। अब ये अगर आप देखें ना तो ठीक है, एक को हमने स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया एस्कस का, और ये जो आपको टोटल 8 सेल्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल कितने हैं 8 स्पोर्स बने जिनको हमने नाम क्या दिया है एस्कोस्पोर्स का। अब ये जो पूरी कलेक्शन है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं एस्काई, ठीक है। और सिंगल के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया एस्कस, और ये एस्कोकार्प भी कहते हैं, मतलब एस्कस भी आप कह सकते हैं और इसको आप एस्कोकार्प भी कहते हैं। होता ये है कि अगर आप यीस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यीस्ट जो है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो एस्काई या एस्कोस्पोर भी बनाता है अगर इनकी शेप कुछ इस किस्म की हुई। तो अगर ये बेसिडिया या बेसिडियोस्पोर बनाएगा तो उसको वैसा नाम दिया जाएगा। यीस्ट में हम ये 2 टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये तो एस्कोमाइसीट होते हैं। देखिए पीछे अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की है, अगेन अब मैं आपको ये लाइन दिखा देती हूँ। दीज आर derived फ्रॉम ऑल द 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई, यानी आप यीस्ट की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट दोनों में से जो है इसके मेंबर्स मिलते हैं। सो इस वजह से हमने कहा है कि अगर उसकी शेप एस्काई की तरह हुई तो वह एस्कोस्पोर होंगे और अगर बेसिडिया की तरह हुई तो वो बेसिडियोस्पोर्स होंगे। इसके अलावा यीस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मीन ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करके इसको एथेनॉल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर हम ये कहते हैं कि जो यीस्ट होता है इसकी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। जिसमें सबसे कॉमन कौन सा यीस्ट है सेक्रोमाइसिस सेरेवाइज़ी, इट इज़ कॉमनली एक्सप्लॉइटेड, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यीस्ट है। और ये फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। किस पर्पस के लिए ये फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ बेकिंग एज वेल एज मेकिंग चीज़ एज वेल एज मेकिंग केक एंड डफ्स एंड डिफरेंट टाइप के जो फूड जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो हम अगेन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एस्कोमाइकोटा का। एस्कोमाइसीड्स एस्कोमाइकोटा क्या थे कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके अंदर जो है एस्कस मौजूद होता है, यानी इस किस्म का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें इस तरह से 8 स्पोर्स मौजूद थे, तो उसको हमने नाम क्या दिया था एस्कोमाइसीट का या एस्कोमाइकोटा का, ठीक है। अब इनमें 50% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्री लिविंग है और 50% जो है वो लाइकेन या माइकोराइज़ा की एसोसिएशन करती हैं। इनमें यूनिसेलुलर जीज से लेकर आपको मल्टी सेलुलर जो है मॉरल्स या कप फंजाई भी नज़र आएंगे। और एस्कस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि पहले स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। वो जब डिवाइड करेगा तो उससे 4 सेल्स बनेंगे, मियोसिस, ठीक है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो ये कंडीशन होगी। फिर उसके बाद वो माइटोसिस करेगा तो ये फाइनल फॉर्म होगी। और इसी को आप नाम क्या दे रहे थे कि ये क्या था एस्कस था या एस्कोमाइकोटा, इसी वजह से नाम दिया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडे के थ्रू होती है। यीस्ट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजा है जिसके कुछ मेंबर एस्कोमाइसीट और कुछ बेसिडियोमाइसीट से होते हैं और ये बडिंग करता है एसेक्सुअली। अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसने एस्काई की तरह के स्पोर बनाए तो वो एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, और अगर बेसिडिया की तरह के स्पोर बनाए तो वो बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। सेक्रोमाइसिस रिवाइजी जो है ये यूज़ किया जाता है डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर अटैम्प्ट करने के लिए सरगोदा बोर्ड में, तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेम द कॉमनली एक्सप्लॉयटेड यीस्ट एंड डिस्क्राइब विद कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेम द कॉमनली एक्सप्लॉयटेड yeast एंड डिस्क्राइब द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आपने नाम लिखना है कि सैक्रोमाइसिस रिवाइजी जो होता है ये कॉमनली एक्सप्लॉयटेड yeast है जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल बेकरी हो गया, फॉर एग्जांपल जो है वो चीज़ फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या बीवरेज फॉर्मेशन हो गया, यानी मशरूबात बनाने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है बडिंग के थ्रू, और इसमें आपने सारा एक्सप्लेन करना है कि बडिंग क्या चीज़ होती है, जो कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन जो टॉपिक सेकंड लेक्चर था वहाँ पे हमने जो है ये डिस्कस किया था। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट मेंबर दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा बेसिडियोमाइसीट। यहाँ पे इसको बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीट क्यों कहते हैं? बेसिकली बेसिडियोमाइसीट क्लब फंजाई कहते हैं इस मशरूम की तरह की शेप के लिए, क्योंकि इनके ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसी तरह क्लब की तरह होते हैं। सो दैट्स वाई इसको नाम दिया जाता है कि ये बेसिडियोमाइसीट है या क्लब फंजाई है। अब इसकी डिटेल की तरफ हम आ जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एडिबल मशरूम्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं लेकिन डिवास्टेटिंग यानी तबाहकुन डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। पैथोजेंस भी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रस्ट की स्पीशी है, स्मट है, पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई है। तो इनको सबको जो है क्लब फंजाई में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब ऑलमोस्ट इस किस्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट्स वाई इनको ऐसा नाम दिया जाता है। बेसिडियोमाइसीट्स जो हैं इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इस किस्म का बेसिडियम या बेसिडिया बनाते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ फॉलोड बाय मियोसिस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो सेल होगा यानी माइक्रोस्पोर जो जो मदर सेल होगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉइड स्पोर जो होती हैं उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आगे जर्मिनेशन का काम करेंगे। तो वही बात लिखी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इन द बेसिडियम इज़ फॉलोड बाय मियोसिस। कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होगी कि पहले मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यहाँ से लिबरेट करेंगे तो वो आगे जाकर जर्मिनेट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाती हैं हम अपनी इनकी जो है रिप्रोडक्शन की तरफ। हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं कैसे कि जो स्पोर मदर सेल थी उसके अंदर मियोसिस होगी तो उसके रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बन जाएंगे, नॉट इनसाइड द बेसिडियम बल्कि उसके टॉप के ऊपर, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये बनते कैसे हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक मेन ब्रांच थी जिसको हमने बेसिडियम कहा है। यहाँ पे इसका स्पोर मदर सेल मौजूद है। जब ये स्पोर मदर सेल जो है मियोसिस कर लेता है तो एज अ रिज़ल्ट इसके ऊपर जो है 4 इस तरह के जो है ना स्पोर लग जाते हैं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, नंबर 3 हो गया और नंबर 4। इस तरह के 4 जो है ये बेसिडियो स्पोर बने हैं इसके टॉप के ऊपर, जैसे ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि टॉप के ऊपर लगा है। सो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं बेसिडियोमाइसीट का। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल जो हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है। सेल यूनिन्यूक्लिएट है यानी एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाय न्यूक्लिएट हो जाते हैं लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ में। कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली क्या होगा कि एक हाइफी अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की है जो कि सेप्टेट है जिसमें एक ख़ास किस्म का जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो दूसरी हाइफी जो होगी लेट्स से फॉर एग्जांपल वो इस किस्म की है जिसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म का इसका अपना न्यूक्लियस होगा। तो ये 1n हो गया, ये भी 1n हो गया। जब ये दोनों प्लस करेंगी यानी एक दोनों के जो है एक दूसरे के साथ जो है ये रिएक्ट करेंगी तो उसके रिज़ल्ट में जब प्लाज्मोगेमी होगी तो अब रिज़ल्टेंटली हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ऐसा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो आपको 2 तरह के जो हैं न्यूक्लियस नज़र आएंगे। एक तो एक टाइप को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो है वो दूसरी टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मोगेमी हो चुकी है लेकिन ये डाइकैरियोटिक हाइफी है तो इसको हम नाम देते हैं जो है इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा N+N, ठीक है। डाइकैरियोटिक है तो N+N की कंडीशन होगी। ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और इस दौरान अनफेवरेबल कंडीशन गुजारी जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये जो डाइकैरियोटिक था ये फ्यूज़ होके इस तरह से क्या है कि एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देगा जो कि 2n की सिचुएशन होगी। अब इसी में आगे जो है मियोसिस होगी और मियोसिस के रिज़ल्ट में वो स्पोर मदर सेल बनाएगा, सॉरी ये सेल मियोसिस करेगा, उसके रिज़ल्ट में स्पोर बनेंगे और फिर लिबरेट करके वो आगे जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था। अब हम इनके मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो कि ज़्यादातर रस्ट फंजाई कहलाती है और अस्टिलागो ट्रिटिकाई जो कि स्मट फंजाई कहलाता है। पक्सिनिया ये आपको नज़र आ रहा है, ग्रैमिनिस के स्पेलिंग में लिख देती हूँ, ग्रैमिनिस GERI ग्रैमिनिस,
ठीक है, ये है पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ये इसका साइंटिफिक नेम कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा दूसरा क्या है, अस्टिलागो। अस्टिलागो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और ट्रिटिकाई, ट्रिटिकाई, ठीक है। अस्टिलागो ट्रिटिकाई जो है ये इसका पूरा नाम होता है, यानी स्पीशी नेम भी मैंने आपको बता दिया है। अब इनका हम येलो बॉक्स देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। रस्ट को इस वजह से ऐसा नाम दिया जाता है क्योंकि इसके रस्टी ऑरेंज येलो कलर डिजीज्ड स्पॉट होते हैं। यानी डिजीज स्पॉट का क्या मतलब है कि जब ये किसी प्लांट के ऊपर अपीयर होगा फंगस का स्पोर, और वो रस्टी ऑरेंज येलो कलर का हुआ या ब्रिक रेड कलर का हुआ, तो इसको हम रस्ट का नाम देते हैं। जो किस वजह से होता है, जो कि ब्रिक रेड स्पोर होता है, जो कि रस्ट की इन्फेक्शन है, जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस करता है। इसके अलावा अगर आप वीट, राइस या को कॉर्न या बार्ले के ऊपर देखें तो स्मट हो जाता है, यानी उनका आपको इस तरह का जो है ना सीटा नज़र आता है जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो ग्रेन्स मौजूद होती हैं। यानी आपको कर्नल जो होता है, जो जिसको हम गंदम का सीटा कहते हैं, उसको अगर हम ब्रेक करें तो उसमें से दाने निकलने चाहिए, यानी ग्रेन निकलने चाहिए, जिनको फिर पीस के आटा बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो गंदम का सीटा होता है ना, जब स्मट हो जाता है तो ये सारा ब्लैकिश पाउडर से फिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये डिजीज़्ड कंडीशन है, क्योंकि इसको अस्टिलागो ने या स्मट ने जो है वो इन्फेक्ट कर लिया है। ठीक है, सो ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। दूसरा क्वेश्चन ये है, वाई रस्ट एंड स्मट आर कॉल्ड सो, कंपेयर देम। वाई रस्ट एंड स्मट आर कॉल्ड सो, कंपेयर देम, यानी रस्ट और स्मट को हम ऐसा कहते हैं क्यों, आप इनको कंपेयर करें। इसके अलावा आपको जो है ना नेक्स्ट जो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली यही लाइफ साइकिल जो है वो स्मट का डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम थेरी देख लेते हैं कि जो स्पोर्स हैं जिनको टीलियो स्पोर्स कहा जाता है एस्टिलागो ट्रिटिकाई के, जिसको लूज स्मटोवीट भी कहते हैं, यानी आम ज़बान में इसको लूज स्मटोवीट कहते हैं, यानी कि गंदम का सीटा जो है इसको लोग तो कहते हैं, किसान जैसे होते हैं ना फार्मर, वो आम ज़बान में कहते हैं कि गंदम को कीड़ा लग गया। ऐसा नहीं होता, उसको बेसिकली फंगस इन्फेक्ट कर रही होती है। ठीक है जी। इसके अलावा विंड के थ्रू जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाते हैं वीट को इन्फेक्ट करता है। जब हेल्दी लीफ यदि फ्लावर को ये इफेक्ट कर रहा होता है वहाँ पे जर्मिनेट करता है, एज अ रिज़ल्ट ये फ्लावर से होता हुआ ओवरी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और ओवरी के माइसिलियम और ज़्यादा ग्रो करता है, डॉर्मेंट हो जाता है, और ग्रेन के साथ रहता है। अगले साल जब ये इन्फेक्टेड ग्रेन्स जो इन्फेक्टेड हम कहते हैं कि सीड होता है, ग्रो करवाया जाएगा, तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे इसके अंदर जो है ये भी स्मट भी ग्रो करेगा, और ये कर्नल के अंदर चला जाएगा। अब जब कर्नल के अंदर बनना चाहिए था, यानी ये जो आपको कर्नल नज़र आ रहा है इसके अंदर ग्रेन्स बनने चाहिए थे, यानी इस तरह से, और इसके अंदर जो है इस तरह ग्रेन बनने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे ग्रेन नहीं बनते, बल्कि यहाँ पे जो है ब्लैकिश मैस बनना शुरू हो जाता है, पाउडर बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम लूज स्मट ऑफ वीट का नाम देते हैं। ठीक है, फिर ये ब्रेक करेगा तो किसी और हेल्दी प्लांट की तरफ जाएगा, और सारा जो है प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये जो है ना नंबर 1 अगर आप देखें तो कर्नल जो था, ये क्या हुआ था कि जब ये हेल्दी प्लांट था, यानी यहाँ पे जब ये हेल्दी प्लांट था तो इसके कर्नल को जो है इन्फेक्ट किया माइसिलियम ने, वो कहीं और से विंड के थ्रू आया था इसके ऊपर। जब इसको इन्फेक्ट किया तो ये जो सारी आपको शेप नज़र आ रही है ऐसा हो गया। अब ये ख़ुद तो डिस्ट्रॉय हो गया है क्योंकि इसके अंदर भी इस तरह से ये पेनिट्रेट कर चुका है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर अंदर जो है ना ओवरी तक, फ्लावर से गुजर के ओवरी तक जो है माइसेलियम ये ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है अंदर की तरफ, और माइसेलियम फिर इसके जो है ओव्यूल वाले पार्ट में इस तरह से डॉर्मेंट हो जाता है। ये जो आपको नीचे जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि माइसेलियम इस तरह से डॉर्मेंट हो जाता है। ये बन गया इन्फेक्टेड सीड जिसमें माइसेलियम मौजूद है। अगले साल जब यही सीड जो है ग्रो कराया जाएगा तो ये जो यंग सीडलिंग बन रहा है और ये फिर प्लांट बन रहा है, ये सारा इन्फेक्टेड है, जिसके सेल इस तरह से हैं। अब जब ये इस स्टेज पर पहुँचता है कि जब इस तरह से कर्नल डेवलप हो रहा होता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है कि स्पोर्स ऐसे अरेंज या ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि ये एक हेल्दी प्लांट बनता, ये क्या होता है कि इस गंदम का जो सीटा होगा या कर्नल होगा, इसके अंदर क्या है कि ग्रेन्स की बजाय पाउडरी जो ये स्ट्रक्चर है बनना शुरू हो जाते हैं, और ये अगर टूटे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्लैक पाउडर यहाँ से निकला है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, लूज स्मट ऑफ वीट है। ठीक है जी। इस तरह से ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ये लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये आता है आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ। ड्रॉ एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है,
एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, यानी आपने ये सारा ड्रॉ भी करना है और लेबल भी करना है। जैसे ये इन्होंने ड्रॉ और लेबल किया हो, बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ से सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, गिव द डिटेल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, तो सेम यही आएगा, आपने पहले साइकिल ड्रॉ कर देना है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देंगे। इंट्रोडक्शन आप बेशक यहाँ से लिख लें कि ये जो लूज स्मट ऑफ वीट होता है ये अस्टिलागो ट्रिटिकाई की वजह से होता है, जो ब्लैक स्पोर बना के इसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर आप जो है ये वाला बना लें सेकंड पॉइंट में, और थर्ड में आप डिटेल लिख के, हेडिंग डिटेल की दे के ये पॉइंट्स में बना के लिख लें, तो 5-6 पॉइंट आपके यहाँ से हो जाएंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेस्ट अडेप्ट हो जाएगा, यानी बेस्टली आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि आगे जो डिस्कशन हमने करनी है वो ड्यूटेरोमाइकोटा की करनी है। ठीक है जी, थर्ड मेंबर है। सो थर्ड मेंबर जो है ड्यूटेरोमाइकोटा, इसको हम नाम देते हैं कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। इम्परफेक्ट फंजाई का नाम इसको क्यों दिया जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई का नाम इसको इस वजह से देते हैं क्योंकि ये हेट्रोजीनस ग्रुप है फंजाई का, जिसके अंदर ऐसे फंजाई मौजूद है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ़ेज़ अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं की गई। ठीक है, और ज़्यादातर ये किन के साथ रिजेंबल करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एस्कोमाइसीट। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है इस लाइन में, तो पहले मैं यहाँ से आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, फिर समझा भी देती हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव ऑफ एस्कोमाइसीट्स, however some are related to other two phyla zygo and basidia as well। इसका मतलब ये है कि ये ख़ुद तो जो होते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये अपने दूसरे साथी यानी दूसरी जो डिविजन्स वाले हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव हैं इनके, उन रिलेटिव्स यानी कि एस्कोमाइसीट या जाइगोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट की तरह देखने में वैसे लगते हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हुए भी सही, तो फिर इसको इम्परफेक्ट फंजाई से निकाल के इसको अप्रोप्रिएट तौर पर बाकी फाइलम्स में डालना पड़ेगा, यानी उन तीनों में से किसी एक के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो बायोलॉजिस्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर जो DNA सीक्वेंस है उसकी बेस पर जो है ऑर्गेनिज़म्स को हम क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स की बेस पर क्लासीफिकेशन नहीं होती। अगर आप याद करें तो मैंने आपको ये कहा था कि फंजाई में ये जो 4 डिविजन्स की क्लासिफिकेशन हुई है, यानी बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ठीक है, और एस्कोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा, तो ये 4 डिविजन्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे और इनके जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर जो है इनको ये डिवीज़न दी गई है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है और फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसकी बेस पर इनको ये नाम दिया गया था। इन केस के अगर हम ड्यूटेरोमाइकोटा की बात करते हैं, फिर हमें DNA सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड इसको कहते हैं, एस्परजिलस ब्रेड ब्राउन मोल्ड कहते हैं, ऑल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है, हेलमिंथोस्पोरियम है, जो कि इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपकमिंग लेक्चर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। यहाँ पे एक मेंबर को डिटेल में डिस्कस करना है, दैट इज़ पेनिसिलियम। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेनिसिलियम की बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। पेनिसिलियम द वेरी फर्स्ट फंगस है जो डिस्कवर किया गया था। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि फंजाई नाम की भी कोई चीज़ होती है या फंगस भी कोई चीज़ होती है। Penicillium was the first fungus to be described by Alexander Fleming in 1928। ठीक है, सो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, FLEMMING अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको डिस्कवर किया था पेनिसिलियम को। और बेसिकली तो इन्होंने जो है बैक्टीरिया के ऊपर काम ये कर रहे थे अपनी लेबॉर्ट्री में, और अचानक कहीं से एक जो है ना स्पोर की तरह का स्ट्रक्चर जब इनके कल्चर पर गिरा और वो कल्चर सारा ही ख़त्म हो गया, तो इनको फिर वहाँ से पता चला कि ये क्या चीज़ है, तो वो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई, और इसी के साथ पहला फंगस यानी पेनिसिलियम भी डिस्कवर हुआ था। ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। होता ये ब्लू ग्रीन मोल्ड है और सेप्रोबिक स्पीशी यानी डेड मैटर पर, ब्रेड पर, फ्रूट पर मौजूद होता है, और हाइफी इसकी सेप्टेट होती है, यानी इस तरह से इसकी जो हाइफी है वो
सेप्टेट होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोफोर के थ्रू होती है, यानी यहीं से एक ब्रांच बनेगी और उसके ऊपर इस तरह से जो है वो स्पोर्स अरेंज हो जाएंगे, जिनको हम नाम देते हैं कोनिडियोस्पोर, और ये क्या हो जाएगी, कोनिडियोफोर हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा इनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये जो है ये माइसेलियल कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और जब कोनिडिया मैच्योर हो जाएंगे तो कॉलोनी ब्रेक कर जाएगी या डिस्पर्स कर जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही जो है ना आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इनका पूरे का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, कि इसको हमने कोनिडियोफोर कह दिया है। ये इसकी क्या थी, सेप्टेट ब्रांचिंग माइसिलियम थी। एक ब्रांच ऊपर आई है जिसको हमने कोनिडियोफोर कहा है, और ये ऊपर आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसकी कोनिडिया की चेन है। अब जब यहाँ से यानी इस जगह से अगर ब्रेक कर जाएगा तो ऑब्वियसली कोनिडिया यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसने ऑरेंज को इन्फेक्ट किया हुआ है, और ऑरेंज बिल्कुल इसने ब्लू और ग्रीन कलर का कर दिया है। यहाँ माइक्रोस्कोप में भी ब्लू और ग्रीन आपको इमेज दिखाया गया है, इस वजह से इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन नज़र आ जाएगी, पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है, ये जो ब्लैक के अंदर लिखा हुआ पैरासेक्सुअलिटी, इसका क्या मतलब है। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब ये है कि ऑल दो इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी ये ख़ास किस्म की जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, जिसमें पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्लियाई लाइंग टुगेदर ऑफ सेम हाइफार एक्सचेंज। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक हाइफी थी, ठीक है जी, और इसको हमने मोनोकैरियोटिक कहा, प्लस एक दूसरी हाइफी है, ठीक है, सेम इस तरह की उसकी कंडीशन है कि उसमें भी एक न्यूक्लियस मौजूद है। जब ये दोनों प्लस करते हैं तो फिर कंपैरेटिवली हमारे पास क्या है, ये थर्ड हाइफी बनती है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट नेचर के हैं। अब ये जो एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, एक आपको ग्रीन और एक आपको येलो नज़र आ रहा है, ये साइड बाय साइड मौजूद हैं, और यहीं पर रहते हुए ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं अपने क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, कि ग्रीन वाला कुछ पार्ट येलो को दे देगा और येलो वाला अपना कुछ पार्ट ग्रीन को दे देगा। इस तरह का जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक एक्सचेंज होता है, इसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। पैरा का क्या मतलब है, साथ वाला, पैरा मीन बिसाइड। ठीक है, यानी न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ साथ पड़े हुए हैं, ऑपोजिट नेचर हैं, ऑपोजिट नेचर के क्रोमोसोम है इनके पास, उन्होंने अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए, तो उसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको ये मल्टीपल टाइम्स आता है, डिफाइन पैरासेक्सुअलिटी। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे ड्यूटेरोमाइकोटम स्क्रीन पर आपको ये एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, सेंटर में लिखी हुई हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के हवाले से। स्पेशली आपसे ब्राउन मोल्ड पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है, और मल्टीपल नाम आपके सामने लिखे जा सकते हैं, या ब्लू ग्रीन मोल्ड के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसको कहा जाता है। सो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो आपको यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ अबाउट गिव रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। गिव रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, यानी आपको ये जो थर्ड पैराग्राफ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पैराग्राफ प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें आपने क्या बताना है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस के अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, आप दोबारा से इस लेक्चर को बिल्कुल स्टार्ट से सुन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं आपको इस चैनल के ऊपर ईज़िली मिल सकें। होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।